उसका हमें सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना है। तो क्वेश्चन गिवन है जो कि हमारी पिछली क्लास में अनकम्प्लीट था। an इक्वल टू -1n और n+1/n। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको n से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1n 1 + 1/n। अब हमें इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालना है। तो लिमिट सुपीरियर वैल्यू होती है, लिमिट के कलेक्शन। अगर n की वैल्यू इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा फिर n टेंड टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 आएगा। एक तो लिमिट आ रही है इसकी 1, और जब हम n की वैल्यू ऑड रखते हैं तो ये माइनस में आएगा। क्या आएगा, -1 + 1/n। और यहाँ हम इन्फिनिटी रखते हैं तब लिमिट क्या आएगी, -1। तो दो लिमिट आ रही है। सीक्वेंस रखती है उसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस दो लिमिट रखती है उसको बोलते हैं ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइट। और जो सीक्वेंस या तो इन्फिनिट लिमिट रखे या -इन्फिनिटिव लिमिट रखे उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। और जो सीक्वेंस ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइट उसे कहेंगे जो सीक्वेंस +इन्फिनिटिव भी लिमिट रखे और -इन्फिनिटिव भी। ठीक है, जो इसमें भी हमें लिमिट निकालना है। है n। अगर n की वैल्यू इवन है देन इस केस में an की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पॉजिटिव आ जाएगा, +1 आ जाएगा और ये +1/n आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट रख देंगे n टेंस टू इन्फिनिटिव तो ये हो जाएगी लिमिट 3। और अगर हम n की वैल्यू ओड लें, ये तो तब था जब n की वैल्यू इवन है। अगर हम n की वैल्यू ओड लें तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। तब ये हो जाएगा 1 - 1/n। और यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटिव रखेंगे तो सिर्फ लिमिट आएगी 1। ये क्वेश्चन हो गया है, इसमें इन्फीमम वैल्यू है 1 और सुप्रीमम वैल्यू है 3। तो इसका जो लिमिट इन्फीरियर है जिसको हम डिनोट करते हैं लिमिट सुपीरियर को इससे डिनोट करते हैं, वो आ रहा है लिमिट सुपीरियर 3
और लिमिट इन्फीरियर आ रहा है 1। और ऐसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट की एक डेफिनेशन हो जाएगी जिसका लिमिट एक ही वैल्यू आए और इन्फीरियर भी एक ही वैल्यू, कोई फाइनाइट वैल्यू आए और फाइनाइट और यूनिक तो होगा ही ना क्योंकि ये इक्वल है। तो ऐसी सीक्वेंस को, अगर इस केस में सीक्वेंस एन को कहेंगे कन्वर्जेंट, या फिर अगर लिमिट सुपीरियर एन का या लिमिट इन्फीरियर दोनों ही या तो प्लस इन्फिनेटिव आ जाए या माइनस इन्फिनेटिव आ जाए, इस केस में सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट। इस केस में तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और इस केस में सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी। ठीक है। और अगर दोनों सेपरेट आए, अगर दोनों इक्वल नहीं आ रही है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर, और जो दोनों की वैल्यू है, मान लो एक की प्लस इन्फिनेटिव आ रही है, एक की माइनस इन्फिनेटिव, तो बोलेंगे ऑक्सिलरी इनफाइनाइट। और मान लो एक की वैल्यू 2 आ रही है, दूसरे की वैल्यू 3 आ रही है, तब बोलेंगे ऑक्सिलरी फाइनाइट। आई होप ये क्लियर हो गया। अब एक सीक्वेंस और लेते, उसमें आपको लिमिट फाइंड करनी है। क्वेश्चन गिवन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव an इक्वल टू l। कई बार an क्वेश्चन में n से भी डिनोट कर लेते हैं, sn से भी, tn से भी डिनोट करते हैं, ln से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरी सीक्वेंस ये दे रखा है, हाँ ये l फाइंड नहीं है। और जो an सीक्वेंस गिवन है वो क्या सीक्वेंस गिवन है, -1 की पावर n 1 + 1/n। नहीं, जो इसकी फर्स्ट टर्म गिवन है, यहाँ पे an गिवन है √2, वो दूसरा क्वेश्चन नोट हो गया था। और दे रखा है Sn + 1 इक्वल टू √2Sn। तो यहाँ पर हम पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे तो S2 की वैल्यू आ जाएगी, ये a ही होगा क्योंकि अभी हम a से डिनोट कर रहे हैं सीक्वेंस को। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखेगा √2a1। अब a1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रख देंगे, तो जो a2 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, a2 इक्वल टू होगा √ और a1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो a2 की वैल्यू ये आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 इक्वल टू √2a2। फिर से a2 की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, अगर यहाँ पे क्या आ रहा है तो टाइम्स √ आ रहा है। इसी तरह से अगर an की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, √2, इसी तरह से ये n टाइम्स आते चले जाएंगे। √ जो है मतलब वो n टाइम्स आएगा। ठीक है। तो इसका जो तरीका है वो ये है कि जो an की सीक्वेंस की लिमिट है उसे सेट कर लें। अब सीक्वेंस an की जो लिमिट है यहाँ वाली, जब an की लिमिट l है तो इसकी भी लिमिट l ही सीक्वेंस ही होगी। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव an इक्वल टू l। हमने इसकी लिमिट को l लेट कर लिया। देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव an + 1, इसकी लिमिट भी l होगी। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में ये लिमिट रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, l इक्वल टू √2l। इसके बाद स्क्वायर कर देंगे तो l² इक्वल टू 2l। अब इसको इधर साइड में ले आएंगे तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, l कॉमन लेंगे, l - 2 इक्वल टू 0। सो लिमिट l इक्वल टू 0 and 2, दो लिमिट आ रही है।
तो अगर हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो ये भी 0 आएगी, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो लिमिट है वो एल की जो लिमिट है वो एल की जो वैल्यू है वो 2 आएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। का क्वेश्चन और क्या गिवन है, एस एन क्वेश्चन नया है, एस एन प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस एस एन, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ एस 2 हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस एस 1। अब एस 1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, वैसे इसकी कोई नीड नहीं है, तो ये वैल्यू निकलती रहेगी, एस 2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर एस 3 की। हम क्या करेंगे, एस एन की जो लिमिट है वो एल लेट कर लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एल प्लस अंडर रूट 2 प्लस एल, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, एल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एल। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू है वो आएगी +1 और -2। तो एल की वैल्यू आ रही है -1 और 2, और लिमिट कभी भी निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि सीक्वेंस क्या रखी है, ये सीक्वेंस दे रखी है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक, ये वाली सीक्वेंस होगी, मतलब इन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की कंडीशन, मतलब अगर ये 1 है तो इससे ज्यादा होगी। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होगा कि एस एन लेस देन इक्वल टू एस एन प्लस 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की कंडीशन यहाँ पर 2 होगी। लिमिट हमें फाइंड करनी थी इसमें। अब एक क्वेश्चन, अब ये जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रही, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एल की वैल्यू आएगी -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये प्लस हो जाएगा 4ac, मतलब 16/2, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका ये है, एक सेकेंड, एल स्क्वायर
2 होगी। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। से 12 हो गया, L की वैल्यू 3 आ रही है। एक गिलास पानी ला दो। हेलो गाइस, मैंने भाई वीडियो चल रही है। एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो देखिए। लिमिट 1 प्लस n प्लस n स्क्वायर 1 प्लस n प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड लास्ट 1 प्लस n का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, समेशन में करके। r की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 1 n प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो r की वैल्यू है यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी और लास्ट में n होगी। तो इसमें क्या अंदर में इस तरह से बनाना है, r अपॉन n की फॉर्म। r अपॉन n आ रहा है, उसकी जगह हम x रखते हैं और समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाता है और लिमिट क्या आती है 0 to 1। ये n है तो होती तो लिमिट अपर लिमिट 2 आएगी। अगर ये 3 n यहाँ के ले लेंगे तो वो आ जाएगा r स्क्वायर 1 r n होल स्क्वायर। 1 अपॉन n की जगह भी आता है फैक्टोरियल, ये अभी नहीं लगाएंगे, अभी इसको समेशन ही रह दो। समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n तक, और समेशन की अब क्या आ जाएगा 1 अपॉन n की जगह तो आ जाएगा इंटीग्रेशन, और इसकी 1 का हो और इसकी जब हम लिमिट रखेंगे एक n भी बचेगा यहाँ से, और फिर जब हम n टेंस टू इन्फिनिटिव रखेंगे वो 0 हो जाएगा।
हम क्या करते हैं 1/n और इसकी जगह तो आ जाता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, एक n बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 प्लस x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x के। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस के 1/x। अब यहाँ पे हमें लिमिट अगर n बच रही है ना तो लिमिट n टेंस इन्फिनेटिव कर देते हैं, तो ये जब इन्फिनेटिव लिमिट रखेंगे तो ये कम्प्लीटली 0 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कुछ भी आए। एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि जो स्टार्टिंग की ये है देखेंगे अगर एक सीक्वेंस ना जैसे सैंडविच में होता है बीच की जो चीज़ है, अगर इसकी भी लिमिट सेम है और इसकी भी लिमिट सेम है तो जो बीच की जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे एसएन जो सीक्वेंस थी ये सीक्वेंस आ जाएगी, ये ज़्यादा बेटर तरीका है। दूसरा फिर आप ये रखेंगे लिमिट अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि कॉची फर्स्ट टर्म से प्रूफ हो रहा है। क्वेश्चन है यहाँ लिमिट -1n
सही है। और 4/3 की पावर 3, ये मल्टीप्लिकेशन n+1/n की पावर n, और उस पूरे की होल पावर 1/n। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम एक सीक्वेंस मान लेंगे an, ठीक है। लॉग ले लेंगे, लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, जो पावर्स है वो आगे आ जाएगी, और सब ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये किस में हो जाएंगे, एडिशन में हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हो जाएंगे कुछ। या मल्टीप्लाई वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 मिनट। एक मल्टीप्लाई वाले में भी था फॉर्मूला, ये था कि अगर टेंस टू इन्फिनेटिव a1 a2 an, इसकी लिमिट क्या होगी। अगर यहाँ पे भी ये था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव an की लिमिट अगर l है तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, l होगी। तो हमें क्या है, यहाँ पर ये वाली सीक्वेंस की लिमिट निकाल लो आप, ठीक है। बाहर n1/n नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाली सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की लिमिट जो आएगी वो इस कंप्लीट क्वेश्चन सीक्वेंस आएगी, लिमिट टेंस टू n/n की पावर n। तो इसमें क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1+1/n की पावर n, जो कि क्या होता है, e पावर 1। लिमिट जो है e आ रही है, तो इसकी लिमिट भी क्या आएगी, e आएगी। तो e भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए फैक्टोरियल n की होल पावर 1/n। तब हम क्या करेंगे, इसे un लेट कर लेंगे, लेट un इक्वल टू दिस, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, n पावर n कर दिया, अपॉन फैक्टोरियल n। इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे un+1, जहाँ पे n आ रहा है उसकी जगह क्या आएगा, n+1 आएगा। तो ये क्या आएगा, n+1 की पावर n+1 अब n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। देन इसके बाद जैसे रेशो टेस्ट से करते हैं ना, उससे करेंगे इसको। क्या करेंगे, चला गया, इसके बाद अपॉन में कर
है n+1 पर n इंटू n+1 लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या आ रहा है n की पावर n, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसमें होल पावर n लिख सकते हैं, n+1, इसमें भी हम n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1+1 अपॉन n की पावर होल n। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव लगाएंगे, जो कि क्या होता है e की पावर 1। देखो ये होता है हमारा फॉर्मूला, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी बता रखा है आपको। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 प्लस x की पावर x अपॉन n की पावर अगर रहना है तो इसका लिमिट लगाने के बाद e की पावर x हो जाता है। अगर यहाँ पे -x है तो यहाँ पे e की पावर -x आएगा, यहाँ पे +2x है तो यहाँ पे e की पावर 2x आएगा। x की जगह 2 है तो e की पावर 2 आएगा, x की जगह 1 है तो e की पावर 1 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह 1 था तो e की पावर 1 आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन गिवन एन एन अपॉन n की पावर n। तो ये हम Sn+1 इक्वेशन हो जाएगी, देन डिवाइड फर्स्ट कर तो क्या आएगा 2n+3 और डैश 2n अपॉन n की पावर n। ठीक है, अब यहां से लेके देखो इससे पहले की टर्म देख लो क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई में है, एडिशन में नहीं है। ठीक है, ये 2n है, जैसे यहाँ पे एक कम हो रहा है, यहाँ पे एक कम हो गया, क्या आएगा 2n -1। यहाँ पे एक और ऐड हो गया, क्या आएगा 2n+1। इसमें से कर लेते हैं एक कम, इससे पहले की टर्म क्या आएगी 2n+1, इससे पहले की टर्म क्या आएगी 2n। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे ये इससे। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा n+1, तो ऊपर क्या बच रहा है 2n+1 इंटू 2n+1। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं n+1 की पावर n और n+1 की पावर n इंटू n+1, फिर n+1 लिखेंगे और फिर आएगा n की पावर n। ये इससे कैंसिल हो गया और ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2n+1 इंटू 2 अपॉन में
ये वाला इससे कैंसिल होगा ना, फर्स्ट वाला थर्ड से, अपॉन में आएगा n+1, और इसको कैसे लिख सकते हैं, n/n+1 की होल पावर n। इसको अपॉन में लिख लेते हैं, कॉमन ले लेंगे यहाँ से n, तो ये हो जाएगा 1/1 + n की पावर n। और इसको ऐसे ही रखो, भी इसमें से भी n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और 1/n, और यहाँ पे भी n कॉमन ले लिया, 1 + 1/n। इसके बाद लिमिट लगा लेंगे, इससे कैंसिल हो गया। लिमिट लगाने पे ये क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 4 ऊपर आ गया, नीचे 1 आ गया। ये क्या हो जाएगा, इसकी जब हम लिमिट लगाएंगे e की पावर 1 हो जाएगा ये, तो 4/e ये आ गया लिमिट। एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 3n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 3 और उसकी होल पावर 1/n इक्वल टू 27। कैसे करेंगे इसको, दिखा देंगे। सिर्फ इसको हम un लेट करेंगे, इसको हमने un लेट किया, तो un क्या आ रहा है, 3n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 3। इसके बाद un+1 फाइंड करेंगे, वो क्या हो जाएगा, n की जगह n+1 रखेंगे, तो 3n+3 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल और उस पूरे की पावर 3। इसके बाद ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये इक्वेशन 2 होगी। इसके बाद क्या करेंगे, और फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, un+1 अपॉन डिवाइड बाई un फैक्टोरियल 3n+3 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल पूरे की पावर 3 इंटू 3n फैक्टोरियल आएगा नीचे, अपॉन ये ऊपर आएगा, है ना, फैक्टोरियल 3 की फैक्टोरियल n की पावर 3। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ना एक कम करके लिख लेंगे, ताकि तब तक क्या आ जाए 3n फैक्टोरियल, ताकि ये कैंसिल हो जाए। 3n+1 एंड लास्ट में क्या आएगा, 3n फैक्टोरियल, जो कि 3n एक क्वेश्चन और गिवन है हमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव फैक्टोरियल n की पावर 1/n अपॉन n। इसको प्रूफ करना है, अभी बाद में बताएंगे आंसर इसका, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। वैसे क्वेश्चन ये बुक में आपको प्रूफ करने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, un लेट कर लेंगे,
UN क्या लेट होगा, देखो जो ये आ रहा है इसको हमें रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर n करनी पड़ेगी। तो ये अपॉन E, बस अब नेक्स्ट है डेफिनेटली निकालने पर अगर हम टेंस को इन्फिनेटिव कर दें और वो इक्वल आ जाए एफ ए के, ए की इमेज के इक्वल। अब अगर कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज हो रही है ए पर और उसकी जो एफ इमेज है वो किसके इक्वल आ जाए, ए की एफ इमेज के, तब सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंटली कंटिन्यूअस। और ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ, एफ क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, एफ ओपन इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए और ओपन इंटरवल सबसेट होना चाहिए आर का, ठीक है। देन एफ विल बी कंटिन्यूअस एट ए, ए किसको बिलोंग कर रहा है, किसी ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इज सच दैट सीक्वेंस ए एन इन ओपन इंटरवल, सीक्वेंस ए एन किस पे कन्वर्ज हो रही है, ए पे कन्वर्ज हो रही है, और ए जो किसका पॉइंट है, ओपन इंटरवल का पॉइंट है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज हो रही है, ए किसका पॉइंट है, एक ओपन इंटरवल का पॉइंट है, तब हम क्या कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस की एफ इमेज है और उस पर हम लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनेटिव लगाए, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जिस पॉइंट पर सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है उसकी एफ इमेज के इक्वल हो जाए। ये कंडीशन होती है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। देन सीक्वेंस विल बी कंटिन्यूअस। अब एक पॉइंट है, एक फंक्शन है हमारा, रियल से रियल पे जा रहा है वो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी
ओपन सेट जी, ओपन सेट को हमने मान लिया जी, इन आर एफ इनवर्स जी इज एन ओपन सेट इन आर। ठीक है, मतलब ये क्या है कि फंक्शन ओपन का जी ओपन लिया है, उसमें सेम यहाँ पर ओपन की जगह लेंगे और क्लोज को डिनोट करेंगे एच से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या आएगा, इफ एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी क्लोज इंटरवल एच इन आर देन इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज इंटरवल इज एन क्लोज इंटरवल एच इन आर। ये दूसरे थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये है यहाँ पर कंटिन्यूटी की, अगर f और g दो कंटिन्यूस फंक्शन है तब उनका जो एडिशन है या उन दोनों का, हाँ एडिशन उनका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, मतलब f प्लस जी जो है वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है वो कंटिन्यूस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा, एडिशन कंटिन्यूस बात कर रही हूँ जो होगा, एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा। किसी कंटिन्यूस फंक्शन में हम स्केलर की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मतलब 2f, अगर f कंटिन्यूस है तो 2f भी कंटिन्यूस होगा, f कम भी, f में हम किसी की भी मल्टीप्लाई कर दे तो वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, उनका जो डिवीजन है कंटिन्यूस होगा, बट जो g है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और कंटिन्यूस फंक्शन का मोड भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है, सेम पॉइंट पे होगा, अगर f कंटिन्यूस पॉइंट a देन मॉडुलस ऑफ f इज आल्सो कंटिन्यूस एट पॉइंट a। और दो कंटिन्यूस फंक्शन है उसका मैक्सिमम और मिनिमम ये भी कंटिन्यूस होगा। फिर बाउंडेड थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक फंक्शन हमें f दे रखा है वो क्या है, कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट विल बी बाउंडेड इन दैट इंटरवल। तो थ्योरम है बाउंडेड थ्योरम या बाउंडेडनेस थ्योरम कह सकते हैं इसको। इफ फंक्शन f इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल ही आएगा ए बी, देन इट इज आल्सो बाउंडेड इन दैट इंटरवल, इसी इंटरवल पर वो बाउंडेड भी होगा इन दैट इंटरवल। ओके, फिर है मोस्टेड थ्योरम। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मोस्टेड थ्योरम और बाउंडेडनेस में। उसमें यहाँ पे तो आ रहा है कि इट इज़ आल्सो बाउंडेड इन दैट इंटरवल, उसमें आएगा देन अटेन्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन दैट इंटरवल। ठीक है, अटेन्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक सुप्रीमम या इन्फीमम में से दोनों में से एक एग्जिस्ट जरूर करेगा इंटरवल में। तो मोस्टेड थ्योरम में क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे कर रही हूँ,
दोबारा ही लिखते हैं इसको, मोस्टेडनेस थ्योरम, मोस्टेड थ्योरम। इफ यहाँ से यहाँ तक सेम लाइन आएगी, इफ एफ इज कंटिन्यूस इन ए बी, इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट देन अटेन्स its supremum and infimum at least once in closed interval AB। एक तो है बोल्जानो-वरेस्टेस थ्योरम होती है, जो कि है कि एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड हैज ए यूनिक लिमिट। तो बोल्जानो-वरेस्टेस थ्योरम है। एक मिनट, लेट मी चेक। of R has a unique limit या has a limit point in R, every infinite and bounded subset of R has a unique limit in R। ये तो थी बोल्जानो-वरेस्टेस थ्योरम। अब है बोल्जानो थ्योरम। बस मैथमेटिशियन का ही डिफरेंस है, वहाँ पे दो डिफरेंस मैथमेटिशियन है, बोल्जानो-वरेस्टेस, यहाँ पे बोल्जानो है सिर्फ। तो ये थ्योरम क्या कहती है, इफ f इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स हैज अ अपोजिट साइन। ठीक है, जो एफ एक्स होगा, सॉरी एफ ए और एफ बी, अगर एफ ए पॉजिटिव साइन होगा देन एफ बी क्या होगा, नेगेटिव साइन का। एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइन, दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एट लीस्ट one value of x for which fx is vanished। कम से कम x की एक वैल्यू के लिए fx क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बोल्जानो थ्योरम कहती है अगर f कंटिन्यूस है एक क्लोज इंटरवल में, इंटरवल क्लोज ही होना चाहिए, तब क्या होगा, जो इस क्लोज इंटरवल का इन्फिमम पॉइंट है उसकी एफ इमेज और इस क्लोज इंटरवल का जो सुपीरियर है उसकी एफ इमेज दोनों क्या करती है, अपोजिट साइन के होने चाहिए। अपोजिट साइन के होते हैं, एक प्लस का है तो एक माइनस का होगा, एक माइनस का तो एक प्लस का होगा। एंड देन देयर एग्जिस्ट एक्स की कम से कम एक वैल्यू के लिए जो एफ एक्स है वो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड इसके बाद है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या गिवन है इसमें, सेम यही है, इफ f इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स must take
at least one value of x, at least once all value of x, value of between fa and fb. अगर f कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में तो fx मस्ट टेक एट लीस्ट वंस ऑल वैल्यू ऑफ बिटवीन fa fb, मतलब इसके बीच में जो सारी वैल्यूज आती हैं fa और fb के बीच में fx में एक वैल्यू जरूर रखता है, ठीक है, कम से कम एक वैल्यू तो जरूर रखेगा। fa और fa के बीच में जितनी सारी वैल्यूज आ रही हैं उनके बीच में fx कम से कम एक वैल्यू जरूर रखेगा, एटलीस्ट एक वैल्यू जरूर रखेगा, ठीक है। जैसे मान लो d वैल्यू आ रही है fa और fb के बीच में, तो जो fx होगा वो d वैल्यू को रखेगा। अब इसके बाद यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लोज इंटरवल ए बी पर f क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इज कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। देन हमने एक वैल्यू ले ली, किसके बीच में होनी चाहिए, वो क्लोज इंटरवल ए बी में पढ़नी चाहिए। देन क्या करेंगे हम, अगर हमने देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन फॉर एनी फॉर ऑल, एप्सिलॉन फॉर एनी आएगा यहाँ पे, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, then there exists epsilon delta greater than 0 such that x minus x नोट क्या है हमारा a और b के बीच में इंटरवल के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन, ये इसकी जो f इमेज है और इसकी f इमेज वो तो आएगी लेस देन एप्सिलॉन के। whenever x minus x नोट लेस देन डेल्टा, तब क्या हो जाएगी, f क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है इस x नोट की जगह y भी ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, fx माइनस fy का मोड माइनस y का मोड लेस देन डेल्टा व्हेनेवर। अब हम एक फंक्शन ऐसा लेते हैं जो कंटिन्यूस तो है बट वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो कंटिन्यूस है बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, तो ऐसा एग्जांपल हो जाएगा हमारा fx इक्वल टू 1/x। इसको हमें कंटिन्यूस प्रूफ करना है और ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जांपल डेफिनेशन थी, लिमिट पहले तो एक पॉइंट ले लिया हमने सी किस में बिलोंग होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी में होना चाहिए, ठीक है।
और ये जो x है वो क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इंटरवल यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 ले लो, 0 1 ले लिया हमने। तो हम अगर लिमिट क्या ले, x टेंस टू c ले और fx ले, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, लिमिट fc के इक्वल आना चाहिए ना। ये कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी होती है, कंटिन्यूटी की ये एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे हम। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c, fx की वैल्यू रखेंगे 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/c हो जाएगा, और fc जो होगा वो भी क्या होगा 1/c। तो कंटिन्यूस हो गया ये। अब इसके बाद हमें दिखाना है इसको कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। तो वो देखिए कैसे दिखाएंगे। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया x1 और x2। x1 ले लिया हमने, इसी के अकॉर्डिंग लेना है हमें। ये तो ले लिया हमने 1/m, और दूसरा पॉइंट ले लिया x2 हमने 1/2m। क्लियर। अगर हम fx1 माइनस fx2 का मोड ले लें तो वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन क्या आता है, आना चाहिए। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी है बट ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है जो एप्सिलॉन की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x1 माइनस 1/x2। अब हमने x1 क्या लेट किया था 1/m, तो ये हो जाएगा m, और ये हो जाएगा -2m, जो कि क्या हो जाएगा माइनस के m, और मोड से बाहर निकल के कोई चीज़ क्या हो जाती है, m हो जाती है। ठीक है, अब ये जो m वैल्यू है वो 1/2 से बड़ी है। अभी हमें ये भी दिखाना है, मैं दूसरे पेज पे करती हूँ। अभी हमें ये भी दिखाना है कि x1 whenever x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे x1 क्या है 1/m और x2 क्या है 1/2m, जो कि क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, 1/2m हो जाएगा। जो कि अब 1/2m जो है वो क्या है, उसको हम क्या करेंगे, वो छोटा होगा 1/m से, और 1/m क्या है, डेल्टा से छोटा होगा। ठीक है, m हमने ऐसा पॉजिटिव वैल्यू ली है कि जैसे मान लो 2 ले लिया m, ये हमारा 1/2 हो गया, तो 0.5 आएगा, है ना, डेल्टा से छोटा होगा वो। तो m हमने अगर 2 मान रहा है तो ये 1/2 हो रहा है, तो जो कि हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन 2 क्या है हमारा, ग्रेटर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन क्या आ रहा है। ठीक है, और आना क्या चाहिए, लेस देन। तो जो हमारी हमने एज्यूम किया था वो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रहा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पे। अब पढ़ते हैं क्लोज स्फीयर और ओपन स्फीयर।
क्लोज स्फीयर देखिए किसको बोलेंगे? क्लोज देखो, क्लोज में तो लेस देन इक्वल टू आएगा और ओपन में यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। कहाँ गई इसकी डेफिनेशन? ठीक है, ये क्लोज की डेफिनेशन हो गई। ओपन में इक्वल टू इसके बाद आता है क्लोज सेट। अगर हमने क्या किया, सभी इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ले लिया, कोई सेट ए है
और ए के सभी इंटीरियर पॉइंट ले लिए और वो एक इक्वल ही आ जाए, सेट एक इक्वल आ जाए, इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ले लिया और ए का जो इंटीरियर एक इक्वल ही आ जाए, देन ए को हम क्या कहेंगे, ए को हम ओपन कहेंगे। तो ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इक्वल टू ए इज ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ दिस। ठीक है, फिर आता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फंक्शन। क्या होता है वो, डिनोट पहले किससे करते हैं, उसको इससे डिनोट करते हैं करेक्टरिस्टिक फंक्शन को, एक्स ए। और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ पे जाता है, रियल से रियल पे ही जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस होगा, कब कंटिन्यूस होगा, क्या है, एक जो सेट क्लोज और ओपन होते हैं उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्लो ओपन। इसका मतलब होता है कि वो क्लोज्ड भी है और ओपन भी है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, ये पूरा होगा, ये इसे करेक्टरिस्टिक फंक्शन। करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम आर टू आर इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लो ओपन। ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर कंटिन्यूअस फंक्शन की देखो डेफिनेशन क्या होगी, एक्स सेट से वाई सेट होगा, इसका एक यहाँ यू दे दिया, एक सेट दे दिया यू और एक सेट दे दिया वी। वी किसका सबसेट है, यू का। उल्टा बोल दिया मैंने, ये u है और ये y है, ये y v। ठीक है, फिर ये कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन होगी, किसके फंक्शन की डेफिनेशन होगी, कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर है एक कांस्टेंट फंक्शन, मान लो यहाँ पे डोमेन होता है तो आ रही, मतलब x की इमेज सिर्फ कुछ नहीं आ रही है, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, ये जो a है, कोई भी ये a जो है वो रियल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, रियल का मतलब कुछ भी, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है इसमें, इरेशनल रेशनल। ठीक है, फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग उसको कहेंगे जो एक सेट अपने आप पे ही इमेज बना रहा है, कि f की जो इमेज है वो x से x पे बन रही है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे आप, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग जो x से x पे हो रही है, और हमने लिया यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑफ x और इमेज ऑफ y। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस ले ली, वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू अल्फा डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई। तो ऐसी मैपिंग को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं।
फिर है एक स्टेटमेंट, है f इज कंटिन्यूअस एट स्मॉल x, एक सेट में बिलोंग कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। f इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा इफ सीक्वेंस की जो इमेज है वो किस पे कन्वर्ज हो रही हो, fx पे इन y। अब वेन एवर सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज होनी चाहिए, x पे। वेन एवर सीक्वेंस x एन कन्वर्ज टू x इन x, है ना, ये तो y में और ये इन x। फिर पॉइंट है कि अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो उसकी जो कंटिन्यूस इमेज है वो भी कॉम्पैक्ट होगी। आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। जो कोई सेट अगर कनेक्टेड सेट है तो उसकी अगर कंटिन्यूस इमेज है तो वो भी कनेक्टेड होगी, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। f क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस है। x क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है। तो अगर हम इसकी कंटिन्यूस इमेज निकालने लगे ये, तो वो भी क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी, ये भी कॉम्पैक्ट होगी, ठीक है। कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। कनेक्टेड इमेज ऑफ कनेक्टेड इमेज, कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, ठीक है। फिर आता है कि continuous image of closed set is not closed, continuous image of open set is not open, ठीक है। bounded image of continuous image of bounded set is not bound, मतलब ये closed हो गया, ओपन हो गया, बाउंडेड के लिए हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं कि इनकी कंटिन्यूस इमेज सेम आए, कुछ भी आ सकती है। बट कॉम्पैक्ट की कंटिन्यूस इमेज कॉम्पैक्ट ही आएगी, कनेक्टेड की कंटिन्यूस इमेज कनेक्टेड ही आएगी, ठीक है। फिर आता है डिसकनेक्टेड। देखो डिसकनेक्टेड किसे कहेंगे, दो सेट ले लिए हमने ए और बी, दोनों किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, एक्स के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, और दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, कह सकते हैं। तो बीच में ये नहीं, एक्स इस तरह से लेना है आपको कि अगर हम ए यूनियन बी करें ना तो वो तो एक्स आए, ए और बी में भी कॉमन नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि कनेक्टेड है ये दोनों सेट, ठीक है। सॉरी, डिसकनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड सेट का जो एग्जाम्पल है वो आप उसमें पढ़ेंगे, तो होता है शेप, ठीक है, वो हम मीट्रिक में पढ़ेंगे जब बता देंगे। अब हमने पढ़ा था कि क्लोज सेट के बारे में ना, क्लोज सेट किसे कहते हैं कि अगर हम उसका क्लोजर करते हैं सेट का तो वो सेम आ जाए, जैसे कि जेड एफ होता है, जेड एफ भी हमारे पास क्लोज सेट होता है, जेड एफ का जो क्लोजर होता है वो जेड एफ ही आता है। अब जेड एफ को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जेड एफ जो होता है वो इस तरह से होता है, अगर कोई हमने एक्स पॉइंट ले लिया, उसकी अगर इमेज जो है वो जीरो हो जाए, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है,
एक्स सेट एस में, आर में बिलोंग कर रहा है ये, और इसकी जो एफ इमेज है वो 0 हो जाए, तो इसको हम डिफाइन करेंगे जी एफ से, जेड एफ से। तो जो जेड एफ का क्लोजर होता है वो जेड एफ ही होता है, तो हम जेड एफ को क्या कह सकते हैं, क्लोज सेट कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जो इंटरवल ना हो, क्योंकि इंटरवल से हमें क्या पता चलता है, कनेक्ट पता चलता है। ठीक है, तो कनेक्टेड बोल देंगे जो इंटरवल हो। तो देखो कनेक्टेड सेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये 4 इंटरवल ऐसे हैं जो इंटरवल नहीं है। इसके अलावा हम अगर आर की बात करें तो आर इंटरवल होगा, है ना। आर में क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। एम्प्टी सेट ले लें, हाँ एम्प्टी सेट भी इंटरवल नहीं होगा। एम्प्टी सेट को तो हम ऐसे लिखेंगे ना, तो ये भी इंटरवल नहीं है, क्योंकि पहले बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है। एम्प्टी सेट भी इंटरवल नहीं है। एक मिनट, लेट मी चेक। एम्प्टी सेट का देखना पड़ेगा मुझे, एम्प्टी सेट कनेक्टेड है या नहीं। और वो सेट इनमें से जो क्लोज नहीं हो, जो क्लोज नहीं हो, एक तो ये नहीं है क्लोज्ड, ये सारे भी क्लोज नहीं है, इसमें ये सारे क्लोज नहीं है। ठीक है, एन भी क्लोज नहीं होता, एन का क्लोजर भी क्लोज, जेड भी क्लोज। चलिए अब दूसरी मीटिंग करते हैं हम स्टार्ट। इसको हम ऑफ करते हैं।